बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइलेटिक लीनेज। स्टूडेंट्स, फाइलेटिक लीनेज को हम उर्दू में कहते हैं शजरा नस्ब। अब शजरा नस्ब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास ये कुछ इंसानों के नेम हैं ABCDEFG। अब यहाँ पर जो है जी मेरा एक स्टूडेंट है। मैं जी से पूछूं तुम्हारे वालिद का क्या नाम है तो वो कहेगा एफ। दादा का नाम पूछूं तो वो कहेगा ई। परदादा का नाम पूछूं तो वो कहेगा डी। तो इसी तरह मैं पूछती जाऊंगी तो ये नस्ल आहिस्ता आहिस्ता कहाँ तक पहुंचेगी, ए तक। तो ये क्या है, ये एक शजरा नस्ब है। अब अगर इस शजरा नस्ब को मैं तरतीब से लिखूं तो कुछ इस तरह होगा। ए का बेटा है बी का बेटा है सी का बेटा है डी का बेटा है ई का बेटा है एफ का बेटा है जी। अब ये जो सीरीज है जिसमें हम स्पीशीज के एंसेस्टर को देखते हैं, इसको हम फाइलेटिक लीनेज बोलते हैं। अब शजरा नस्ब को एक्सप्लेन करते हुए इसे ये समझ में ना आए कि यहाँ पर दरमियान में ये जो डी है, यहाँ पर दरमियान में कौन था, तो इसको बोलते हैं ब्रोकन चेन या ब्रोकन सीरीज। तो शजरा नस्ब कभी भी ब्रोकन नहीं होती, क्योंकि अगर ई के वालिद का ही हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे कि उससे पहले उसका वालिद सी था। इस वजह से हम डाउट में रहते हैं और इसी वजह से हम शजरा नस्ब को प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकते। अब हम फाइलेटिक लीनेज का लफ्जी मतलब देखते हैं। फाइलेटिक का लफ्जी मतलब है कबीला। लाइन एज, लाइन का मतलब है रास्ता, एज टाइम, तो इसका लफ्जी मतलब बना कबीले का रास्ता, यानी वक्त के साथ साथ एक कबीला कैसे बना, यानी वही शजरा नस्ब। अब हम साइंस के अकॉर्डिंग देखेंगे फाइलेटिक लीनेज का क्या मतलब है। फाइलेटिक का मतलब है एवोल्यूशनरी लाइनेज एंसेस्टर्स, यानी वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा तरीकाकार है जिसके जरिए एक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक कबीला है ए, इससे आगे दो कबीले बने बी और सी, बी से आगे दो कबीले बने डी और ई, और सी से भी आगे दो कबीले हैं एफ जी, और इसी तरह इनसे आगे मजीद कबीले बनते गए जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं। तो आप देखें इस तरह ऑर्गेनिज्म की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इकसाम में भी इजाफा हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल दुनिया में एच ऑर्गेनिज्म मौजूद है और कोई हमसे इसकी फाइलेटिक लीनेज पूछे कि एच ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन कैसे हुई, तो हम कहेंगे एच ऑर्गेनिज्म से बना डी से बना बी से बना ए, तो ये इसकी फाइलेटिक लीनेज होगी। तो फाइलेटिक लीनेज बेसिकली इस रास्ते को कहा जाता है जिसके ज़रिए से उस ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई है। तो जब भी हम फाइलेटिक लीनेज को डिफाइन करते हैं, सबसे पहले एक शर्त लिखी हुई है, जैसे एच से ए का ये रास्ता है, अगर इसमें से एक मेंबर मिस हो गया, जैसे ये बी मेंबर मिस हो जाए, तो कभी भी हम एच से ए का रास्ता नहीं बना पाएंगे, एच से ए को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे जिसके पेरेंट्स का ना पता हो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का पता भी हम नहीं लगा सकते। इसीलिए जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म की फाइलेटिक लीनेज बनाते हैं तो पहली शर्त ये है, इट इज अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, यानी जिस स्पीशी की हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख रहे हैं, इस हिस्ट्री में इस सीरीज में कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ताल्लुक मिस ना हो। सीरीज शुड बी अनब्रोकन। दूसरी शर्त क्या है डेफिनेशन में, अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, यानी फाइलेटिक लीनेज में एंसेस्टर को पहले रखा जाता है, डिसेंडेंट को बाद में रखा जाता है। जैसे पहले हमने ए को रखा, उसके बाद इसके डिसेंडेंट बी को रखा, फिर इसके डिसेंडेंट डी को रखा और फिर इसके डिसेंडेंट एच को रखा। विद ईच लेटर स्पीशीज, हर बाद में आने वाली स्पीशी को हैविंग इवॉल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड इट, उसके बाद रखा जाएगा जिससे इसकी एवोल्यूशन हुई। और एवोल्यूशन किससे होती है, जो इससे फौरन पहले मौजूद थी। जैसे हम कहते हैं, जैसे जो एज है इससे पहले डी भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, लेकिन एज से फौरन पहले डी मौजूद है, तो एज की एवोल्यूशन किससे हुई, डी से। तो फाइलेटिक लीनेज की डेफिनेशन में आपने इन कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। पहला पॉइंट, स्पीशी की सीरीज अनब्रोकन होनी चाहिए। दूसरा,
एंसेस्टर को पहले रखा जाएगा, डिसेंडेंट को बाद में रखा जाएगा, और इस तरह रखेंगे कि हर बाद में आने वाली स्पीशी हमेशा उस स्पीशी के फौरन बाद रखी जाएगी जिससे इसकी एवोल्यूशन हुई है। ये हमारे पास है फाइलेटिक लीनेज की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में बच्चे हमारे पास 3 पॉइंट हैं। वे ऑफ एवोल्यूशन, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, इंडिकेट कॉमन ओरिजिन। सबसे पहले हम देखते हैं वे ऑफ एवोल्यूशन, यानी फाइलेटिक लीनेज हमें किसी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन के रास्ते के बारे में बताता है कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन किस तरह हुई। दुनिया में जितनी भी स्पीशीज मौजूद हैं वो किसी न किसी फाइलेटिक लीनेज की वजह से दुनिया में आई हैं। तो यही लिखा है, द लाइफ ऑफ टुडे केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लीनेज, यानी जितनी भी लाइफ है वो फाइलेटिक लीनेज के थ्रू आई है, या हम इसको इवॉल्विंग पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे ए से बी बन रहा है, बी से डी बन रहा है, डी से एच बन रहा है, तो ये इवॉल्विंग पॉपुलेशन कहलाती है। तो ऐसी पॉपुलेशन जिनकी एवोल्यूशन हो रही हो वो इवॉल्विंग पॉपुलेशन कहलाती है। और एवोल्यूशन किन से होती है? उन ऑर्गेनिजम्स से जो रिमोट पास्ट में रहते थे। रिमोट का लफ्जी मतलब होता है दूर, यानी दूर बैठकर किसी चीज़ को कंट्रोल करना। जैसे टीवी का रिमोट होता है, हम दूर बैठकर टीवी के चैनल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यही लिखा है, इवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रिमोट पास्ट, यानी बहुत दूर के माजी में अरबों खरबों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म रहते थे, इन ऑर्गेनिजम्स की जब अगली पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हुई तो मुख्तलिफ किस्म की फाइलेटिक लीनेज बनी, और इन्हीं फाइलेटिक लीनेज के बनने की वजह से आज के ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। जब भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन का प्रोसेस चलता है तो इससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? वैरायटी को। वैरायटी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक मखसूस जगह पर कितनी तादाद में और कितनी इकसाम में ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। यही लिखा है, एवोल्यूशनरी चेंजेस प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशीज एंड देन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। अब एवोल्यूशनरी चेंजेस का क्या मतलब है? जैसे अगर हम इंसानों को देखें तो इंसानों में काफ़ी हद तक चेंजेस आई हैं। जैसे पहले इंसानों के कद 60-60 फीट तक होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की स्पीशी से लंबी हाइट का जीन ख़त्म होता गया। अब इंसानों की हाइट 6 से 7 फीट के दरमियान रह गई है। तो बेसिकली इंसान की स्पीशी में तब्दीली तो आई है, लेकिन इसे हम एवोल्यूशनरी चेंज नहीं कहेंगे। एवोल्यूशनरी चेंज हमेशा वो चेंज होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म की स्पीशी ही बदल जाए। अगर इंसान से कोई और स्पीशी बन जाती तो वो एवोल्यूशनरी चेंज कहलाती। तो यही लिखा है, जब भी एवोल्यूशनरी चेंज आती है तो इससे नई स्पीशी बनती है, और नई स्पीशी के बनने की वजह से डाइवर्सिटी बढ़ती है। जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ बढ़ती जाएंगी और स्पीशीज़ की इकसाम बढ़ती जाएंगी, इतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी रेफर टू नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन पार्टिकुलर एरिया, यानी एक पार्टिकुलर एरिया में जितनी ज़्यादा तादाद और जितनी ज़्यादा इकसाम में ऑर्गेनिज्म रहेंगे, हम कहेंगे उस जगह पर उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। इस वक्त हमारे पास जो टोटल डिस्कवर्ड स्पीशीज़ हैं वो हैं 2.5 मिलियन, 25 लाख। इनमें से सबसे ज़्यादा मोर देन हाफ इंसेक्ट्स हैं जो कि 53.1% है। वस्कुलर प्लांट्स 17.6% है। एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, अब यहाँ पे एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो एनिमल्स की सब कैटेगरी हैं, यानी कि एनिमल्स में ही इंसेक्ट्स इंक्लूड हैं। अगर एनिमल्स में से हम इंसेक्ट्स को निकाल दें तो हमारे पास 19.9% एनिमल्स हैं, 9.4% हमारे पास एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और वेरियस प्रोकैरियोट्स हैं। तो ये परसेंटेज आपने याद रखनी है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज भी आ जाता है। स्टूडेंट्स, आगे लिखा है, दिस लिस्ट इज़ फॉर बीइंग कंप्लीट। हमने कहा 25 लाख स्पीशीज डिस्कवर हो गई हैं, तो साइंटिस्ट कहते हैं दिस लिस्ट इज़ फॉर बीइंग कंप्लीट, यानी ये लिस्ट अभी मुकम्मल होने से बहुत दूर है। यानी साइंटिस्ट के मुताबिक, बायोलॉजिस्ट के मुताबिक बहुत सी स्पीशीज मौजूद हैं और अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। तो साइंटिस्ट के केयरफुल एस्टिमेशन के मुताबिक दुनिया में 5 से 30 मिलियन स्पीशीज मौजूद हैं, लेकिन अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। स्टूडेंट्स, ये केयरफुल एस्टिमेशन है, यानी एक मोहतात अंदाज़ा है। ये फैक्ट
नहीं है। तो यही लिखा है, वेरियस केयरफुल एस्टिमेट्स पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन 5 to 30 मिलियन. Out of these, only 2.5 million species have been identified so far. यानी साइंटिस्ट के मुताबिक 5 से 30 मिलियन स्पीशीज मौजूद हैं, इनमें से सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं। अभी हमने स्टूडेंट्स दो सिग्निफिकेंस पढ़ी हैं, वे ऑफ एवोल्यूशन एंड इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेट कॉमन ओरिजिन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास लाइफ का कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद हो तो हम हर ऑर्गेनिज्म को इसके कॉमन ओरिजिन से मिला सकते हैं। अगर हम H को A से मिलाना चाहें तो हम इजीली मिला सकते हैं। हम H को D से, D को B से, B को A से मिला देंगे तो हम इजीली मिला सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारे पास रिकॉर्ड कंप्लीट मौजूद होगा। लेकिन अगर इसमें से D मिस हो जाए तो हम कभी भी H को A से नहीं मिला सकेंगे। तो यही लिखा है, इफ़ वी हैव कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर हमारे पास अर्थ पर लाइफ की कंप्लीट हिस्ट्री मौजूद होती, यानी जितने ऑर्गेनिज्म आए हैं इनके सारे के सारे फोसिल्स हमें मिल जाते, तो देन एवरी लीनेज एक्सटेंड बैक टू द कॉमन ओरिजिन ऑफ द लाइफ। तो जितने भी डिस्कवर ऑर्गेनिज्म हैं इनको इनके कॉमन ओरिजिन तक ले जाया जा सकता था। बट वी लैक कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास तमाम ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मैनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट हैड नॉट लेफ्ट देयर प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड एज फॉसिल्स। क्योंकि जो सॉफ्ट बॉडी होती है उसको प्रिजर्व करना, महफूज करना फॉसिल के तौर पर मुश्किल काम है। जैसे जब इंसान को दफनाया जाता है तो इसके 40 या 50 साल बाद देखें तो सिर्फ हड्डियां बची होंगी, बाकी जिस्म ख़त्म हो चुका होगा। क्योंकि हड्डियां सख्त होती हैं, वो प्रिजर्व हो जाती हैं। तो बहुत से सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म थे, इनके फॉसिल ही नहीं बने। जब इनके फॉसिल ही नहीं बने तो इनका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद नहीं है कि वो किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स थे। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।